तो देखो आज के क्लास में हम लोग पी ब्लॉक को कैरी फॉरवर्ड आगे की तरफ ले जाएंगे। डाइबोरेन का डिस्कशन आप किए हैं और बेहतरीन तरीके से आप उसका तैयारी भी कर रखे हैं। दिस इज वेरी वेरी गुड। हम लोग डाइबोरेन में दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड, दो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल बोलो, कंपाउंड बोलो, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। एक है बोरोजाइन और एक है डाइबोरेन खुद। बोरोजाइन क्या होता है? बोरोजाइन एक तरह का इनऑर्गेनिक बेंजीन के नाम से जाना जाता है। इनऑर्गेनिक बेंजीन। जब आप B2H6 को रिएक्ट करा दीजिएगा अमोनिया के साथ तो आपके पास बनता है B3N3H6 और साथ में हाइड्रोजन गैस। इसी B3N3H6 को आप कहते हैं बोरोजाइन। बोरोजाइन इनऑर्गेनिक एसिड B3N3H6 इसी को आप कहते हैं बोरोजाइन इनऑर्गेनिक एसिड। इसका इनऑर्गेनिक एसिड बोलने के पीछे का कारण है कि इसका जो आप स्ट्रक्चर देखते हैं ना, वो ऑर्गेनिक के बेंजीन से मिलता जुलता इसके पास स्ट्रक्चर होता है। ऑर्गेनिक के बेंजीन से मिलता जुलता इसके पास स्ट्रक्चर होता है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। H6 लगाओ तो हर जगह एक एक हाइड्रोजन लगाओ, जैसे वहां पे आप लिखते हैं। हम इसके बगल में आपका ऑर्गेनिक का बेंजीन भी बना देंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब आप सभी पे फॉर्मल चार्ज देखिए, ध्यान से देखिए। बोरॉन के पास जहां जहां बोरॉन है वहां वहां माइनस होता है और जहां जहां आपको नाइट्रोजन दिख रहा है वहां वहां प्लस होता है। तो नाइट्रोजन पे प्लस होने का 3 प्लस और बोरॉन पे 3 माइनस होने की वजह से ओवरऑल इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछ दे कि इनऑर्गेनिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है तो ये इनऑर्गेनिक एसिड है। इनऑर्गेनिक एसिड नहीं बोलो, इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन का ये स्ट्रक्चर है जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और बोरॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज रहता है। नाइट्रोजन और बोरॉन के बीच 3 जगह डबल बॉन्ड है जो अपना पोजीशन इंटरचेंज करता है जैसा कि बेंजीन में होता है, और बाकी आपके पास हार बॉन्डिंग है। कहीं दिक्कत किसी को समझने में? ये जनरल बेंजीन को बगल में देख लो। जनरल बेंजीन जो आप ऑर्गेनिक बेंजीन देखते हैं, ऑर्गेनिक बेंजीन, ऑर्गेनिक बेंजीन फॉर्मूला है C6H6। कार्बन 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 कार्बन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो ये है आपका जनरल बेंजीन जो ऑर्गेनिक में बेंजीन होता है C6H6। और ये है हम लोगों के पास इनऑर्गेनिक बेंजीन बोरोजाइन। फॉर्मूला आपके सामने है B3N3H6। बनाने का मेथड आपके पास है। जब आप डाइबोरेन को अमोनिया से रिएक्ट कराइएगा तो वैसे केस में बोरोजाइन विल फॉर्म। अच्छे से इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जिस पे हम लोगों को फोकस रहना है, समझना है, दैट इज डाइबोरेन। डाइबोरेन अपने तरह का एकदम अलग तरह का स्ट्रक्चर जो आज के पहले आप कहीं नहीं पढ़े। ठीक है, डाइबोरेन अपने तरह का एक अलग स्ट्रक्चर। देखो होता क्या है, जब आप बोरॉन ट्राइहाइड्राइड का बात करते हैं तो बोरॉन 3 हाइड्रोजन के साथ मिलकर 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन 3 बॉन्ड बनाने से बोरॉन स्टेबल नहीं हो पाता। बोरॉन का सेंट्रल मेटल एटम को अभी भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर का जरूरत है। बोरॉन के सेंट्रल मेटल एटम को अभी भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर का जरूरत है। ठीक है, यहां पे देखिए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। अब इस इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को भरने का वो तरीका ऐसे निकाला कि खुद ही दो BH3 आपस में मिल जाए, खुद ही दो BH3 आपस में मिल जाए
और कुछ ऐसा करे कि दोनों अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। जो अभी 6-6 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, दोनों अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। तो केमिकल रिएक्शन के तौर पे अगर आप लिखिएगा तो आप लिखिएगा कि दो BH3 आपस में मिलके B2S6 बना लेता है। लेकिन B2S6 बनने के बाद आखिर ऐसा क्या होता है कि ये ज्यादा स्टेबल कैटेगरी में काउंट होने लगता है? नाउ सी द स्ट्रक्चर। ये एक प्लेन है, इस प्लेन में ये एक बोरॉन है, ये एक बोरॉन है। इस बोरॉन का ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग, इस बोरॉन का भी 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग। अब देखो, इस बोरॉन का एक हाइड्रोजन प्लेन के ऊपर है, प्लेन के ऊपर दिखाने के लिए हम आपके सामने ये रेड कलर यूज कर लेते हैं। ओके, ये प्लेन के ऊपर का अपना हाइड्रोजन है और एक प्लेन के नीचे दिखाने के लिए हम इस ब्लू कलर को यूज कर लेते हैं। ये इसका प्लेन का नीचे का हाइड्रोजन है। अब देखो, जो सिचुएशन अभी आपके सामने दिखाई दे रहा है उससे तो आप ये देख पा रहे हैं कि सर अभी भी दोनों बोरॉन अनस्टेबल है। लेकिन अब यहाँ पे बोरॉन एक नेचर का ऐसा बॉन्ड बनाता है जो अभी तक आप कहीं नहीं देखे हैं। आप जनरली अगर किसी कोवलेंट बॉन्ड को देखते हैं तो वो 2 एटम के बीच बनता है और उसके लिए 2 ही इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, या दोनों इलेक्ट्रॉन एक का, लेकिन रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन और 2 एटम के बीच शेयर होता है। उसको हम लोग 2 न्यूक्लियस 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड या 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड या 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड कहते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर, 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड कहते हैं, जनरल बॉन्डिंग। लेकिन अब होता यह है कि ये बोरॉन जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है वो इसके इलेक्ट्रॉन को भी अपने इन्फ्लुएंस रीजन में काउंट करना चाहता है, ये वाला, और ये जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है वो इसके इलेक्ट्रॉन को अपने इन्फ्लुएंस रीजन में काउंट करना चाहता है। मतलब कहानी कुछ ऐसा होता है अब कि ये बोरॉन आपको दिखाई दिया, ये बोरॉन, इसका हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये वाला इसका जनरल हाइड्रोजन, लेकिन इस हाइड्रोजन का जितना एफिनिटी इसके साथ था, बोरॉन का खाली ऑर्बिटल उसको भी अपने अंदर काउंट कर लिया और इस हाइड्रोजन का जो एफिनिटी इसके साथ था, ये बोरॉन उसको भी अपने अंदर काउंट कर लिया। समझ में आया? नहीं समझा? यस सर। ये वाला हाइड्रोजन है इस बोरॉन का, लेकिन ये बोरॉन अपने आप को स्टेबल करने के लिए उसके इलेक्ट्रॉन को अपने साथ काउंट कर रहा है। उसी तरह ये वाला हाइड्रोजन है इस बोरॉन का, लेकिन ये बोरॉन उसको अपने साथ काउंट कर रहा है। आप अगर इस बॉन्डिंग को और क्लियर बनाना चाहेंगे तो बोरॉन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, अब ये वाला जो हाइड्रोजन है उसका इलेक्ट्रॉन इन दोनों बोरॉन के इन्फ्लुएंस रीजन में काउंटेड है और नीचे वाला जो हाइड्रोजन है उसका भी इलेक्ट्रॉन इन दोनों बोरॉन के इन्फ्लुएंस रीजन में काउंटेड है। सच काइंड ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड बनाना बॉन्ड। इसको हम लोग बनाना बॉन्ड कहते हैं। सच काइंड ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड बनाना बॉन्ड। इसको हम लोग बनाना बॉन्ड कहते हैं। बनाना बॉन्ड। अब बनाना बॉन्ड जो बना है उसका एक और नाम है, उस चीज को देखो। आप अगर इस बॉन्डिंग को देखेंगे तो ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। समझा क्या? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये भी आपके सामने जो बना है वो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है।
लेकिन आप में कोई तैयार है बताने के लिए कि इस बॉन्डिंग को आप क्या नाम देंगे? क्या ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है जनरल? क्या ये वाला भी 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। नेक्स्ट उसी तरह ये दोनों भी हम लोग के पास 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इज दिस क्लियर? तो ये है डाइबोरेन का स्ट्रक्चर। डाइबोरेन में जब भी आपसे कुछ पूछा जाएगा स्ट्रक्चर पे खास ध्यान रखना। बनाना बॉन्ड किसको कहते हैं? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्या होता है? ये बनाना बॉन्ड उस प्लेन में नहीं है जिस प्लेन में बाकी बॉन्ड्स है। बाकी बॉन्ड इस प्लेन में है तो बनाना बॉन्ड इस प्लेन के ऊपर या इस प्लेन के नीचे है। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो ये सब चीज आप इसमें ध्यान रखिएगा। कहीं किसी को डाउट है पूछ लीजिए। नेक्स्ट हम लोगों का डिस्कशन है ग्रुप 14 एलिमेंट्स। एक बार पी ब्लॉक का जब बेस बन जाता है, जिसमें बेस का मतलब होता है वो 5-6 टॉपिक जो एकदम स्टार्टिंग में 2 दिन आपको पढ़ाया गया। इनट पेयर इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, एनोमलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट मेंबर, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल एंड ऑफ कोर्स फैजन्स रूल। तो पूरा पी ब्लॉक है ना एकदम इजी गोइंग होने लगता है। ठीक है, आप देखिए आराम से, चीजों देखिए, एकदम आराम से पढ़िए। एक मेजर सेक्शन आज हम लोग जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे, ध्यान से सुनिए। मेंबर्स, एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप। इस ग्रुप का एलिमेंट्स कौन कौन है? तो कार्बन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड, पीबी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो मेंबर है वो रेडियो एक्टिव है, तो हम लोग उसको लगभग है ना जनरल ट्रेंड से बाहर रखते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, स्टेनस कहते हैं उसको, और लास्ट में लेड है, पीबी है। तो ये हमारे पास मेंबर है। अब इसमें अगर तुम ध्यान से देखोगे तो कार्बन बेसिकली हम लोगों के पास नॉन मेटालिक नेचर शो करता है, नॉन मेटालिक, नॉन मेटालिक नेचर। ठीक है, नॉन मेटालिक नेचर। जबकि ये दोनों मेंबर जो है वो हमारे पास मेटलॉइड या सेमी मेटल की तरह काम करता है, जबकि नीचे वाला मेंबर बेसिकली हमारे पास मेटल की तरह बिहेव करता है। तो क्या हम लोग ये सोच सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस और पीबी की तरफ बढ़ते हैं तो मेटालिक नेचर इंक्रीज करता है? कैन वी से दैट कि डाउन द ग्रुप मेटालिक नेचर इंक्रीजेस? क्या बोलते हो, सही है? कार्बन नॉन मेटल है, जबकि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो मेटलॉइड है या सेमी मेटल है। ठीक है, आपको तो ये भी पता होगा कि सेमीकंडक्टर्स का मेजर कंपोनेंट सिलिकॉन है। सेमीकंडक्टर का मेजर कंपोनेंट सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम मेटलॉइड कैरेक्टर में है, जबकि स्टेनस और पीबी जो है वो स्ट्रांगली मेटालिक नेचर शो करता है। सो वी कैन से दैट कि व्हाइल मूविंग डाउन द ग्रुप मेटालिक नेचर गोज ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, कार्बन। अब यहां पे देखो, जो कार्बन है एग्जिस्ट इन नेचर as C12, C13 and of course C14 isotopes। ये C12, C13 और C14 आइसोटोप्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसमें C14 जो है वो रेडियो एक्टिव है। ये रेडियो एक्टिव है, ये रेडियो एक्टिव होता है, जिसका हाफ लाइफ पीरियड 5770 ईयर्स के अप्रॉक्स है। आप लोगों को पता है हाफ लाइफ पीरियड किसको कहते हैं? जितने समय में कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आधा डीके कर जाता है, मतलब अगर 10 ग्राम शुरुआत में था तो 5 ग्राम खत्म हो गया, अगर शुरुआत में 8 ग्राम था तो 4 ग्राम खत्म हो गया, इसमें जितना समय लगता है उसको उसका हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। कार्बन 14 is a very important radioactive isotope of carbon, जिसका हाफ लाइफ पीरियड लगभग 5700
70 ईयर्स के अप्रॉक्स होता है। मतलब इतने साल में उसका जो अमाउंट है वो आधा हो जाता है। कार्बन डेटिंग, नाम सुने हो कार्बन डेटिंग का? यस सर। कार्बन डेटिंग मेथड एक्चुअली कार्बन के C14 आइसोटोप्स के रेडियो एक्टिव नेचर पे बेस्ड है। और ये मेथड आपको ये बताता है कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले कभी था, किसी कारणवश है ना मरा है, ठीक है, फॉसाइल्स में कन्वर्ट हुआ है, या फिर हमारे पास है ना कटा हुआ ट्री, ये सब है, तो उसका हम लोग एज निकालते हैं बाय यूजिंग कार्बन डेटिंग। तो वो सब बहुत अच्छा चीज है जो आप है ना 12 के केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं, रेडियो एक्टिविटी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। कैसे आप किसी का एज पता कर लेते हैं। कोई हम लोग को फॉसाइल मिलता है, मान लो जीवाश्म, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पता कर लेते हैं, साइंटिस्ट लोग पता कर लेता है कि यह है ना आज से 10,000 साल पहले कभी है ना दुनिया में रहा होगा। तो 10,000 साल पहले कैसे पता कर लिया? यही मेथड है। उसको पता है कि उसके बॉडी में C14 का अमाउंट कितना होना चाहिए और कितना अभी है। मान लो होना चाहिए 20 ग्राम और अभी उसके पास केवल 10 ग्राम है, इसका मतलब वो इतने साल पुराना है। अभी उसके पास केवल 5 ग्राम है, तो पहले हो गया वहां से 20 से 10 हो गया इतने साल में, फिर 10 से 5 भी इतने ही साल में होगा, तो दुगना कर दो। तो ऐसे करके उनका टाइम निकाला जाता है। उसका पूरा एक अच्छा सा मैकेनिज्म है जो आपको 12 में पढ़ाया जाएगा, अभी उधर नहीं जाइए। तो ये है हमारे पास C14 के बारे में। कार्बन एग्जिस्ट इन नेचर एज C12, C13 एंड C14 आइसोटोप्स रेडियो एक्टिव है। सिलिकॉन generally exist as सिलिका, बालू SiO2। सिलिकॉन जनरली हमारे नेचर में बालू के फॉर्म में, सिलिका के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है SiO2। तो इन दोनों पे आप है ना ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आइए थोड़ा इनके प्रॉपर्टीज में चलते हैं जो हम लोग का जनरल ट्रेंड सेट करता है। आगे देखो, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। सबसे पहला है एटॉमिक साइज। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस एंड लेड, जब हम लोग कार्बन से नीचे की तरफ बढ़ते हैं साइज बढ़ता है। चलिए बढ़िया, ये तो हम लोग जनरल जानते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से सीखते आए थे कि डाउन द ग्रुप है ना साइज बढ़ता है। लेकिन साइज के बढ़ने का जो रेट है, साइज के बढ़ने का जो रेट है वो घटता है। तुमको मेरी बात समझ में आई हम क्या बोल रहे हैं? साइज बढ़ता है लेकिन साइज के बढ़ने का रेट घटता है। हम तुमको कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू से बता रहे हैं, लेकिन ये न्यूमेरिकल वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, उतना याद रखना पॉसिबल नहीं है कि किसका साइज कितना है। हम आपको कुछ वैसे ऐसे ही हिंट देते हैं। कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, स्टेनस है और पीबी है। मान लो इसका साइज है, सपोज इसका साइज है 10, तो सिलिकॉन का साइज हो जाता है 40, जर्मेनियम का साइज हो जाता है 60, स्टेनस का साइज हो जाता है 70 और अगला हो जाता है 75। मतलब यहां से यहां तुम गौर करो तो 30 का इंक्रीज है, लेकिन आगे 20 का ही इंक्रीज है, उसके आगे 10 है, उसके आगे केवल 5 है। ऊपर से नीचे साइज बढ़ते जा रहा है, लेकिन साइज के बढ़ने का जो रेट है वो घटते जा रहा है। कैन यू एक्सप्लेन दैट व्हाई इट इज हैपनिंग? क्यों हो रहा है? क्या आप में से कोई है जो ये बताए कि ऐसा क्यों हो रहा है? बिल्कुल सही, एकदम सही, एकदम सही। तो जो ऊपर से नीचे साइज इंक्रीज करता है, बट इंक्रीज करने का जो रेट है वो डिक्रीज करता है। रीजन कि लोअर मेंबर के अंदर इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होता है इनर डी या इनर एफ सबसेल में, विच प्रोवाइड्स पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। सो इफेक्टिव न्यूक्लियस का जो बाहर की इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो उतना नहीं घटता, इसलिए साइज बढ़ता है लेकिन बढ़ने का रेट कम हो जाता है।
ठीक है, थोड़ा लिखो जरा एटॉमिक साइज के बारे में। लिखना इसमें, while moving down the group from carbon to lead, while moving down the group from carbon to lead, atomic size increases, atomic size increases, but rate of increase in atomic size decreases, but rate of increase in atomic size decreases due to filling of electrons in inner D or F subcell, due to filling of electrons in inner D or F subcell, which provides poor screening effect, So effective force of nucleus, on outermost electron, not decreases as much ठीक है। तो ये था साइज के मतलब में, समझ में आ रहा है? डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, आप ऐसे सोच सकते हैं, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। चलिए आगे आइए, साइज के बाद दूसरा है हम लोगों के पास आयोनाइजेशन एनर्जी। कार्बन है भाई, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, लेड है और पीबी है। हाँ, डाउन द ग्रुप जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज करता है, साइज इंक्रीज करता है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। बस थोड़ा सा एक्सेप्शन इस लेड को लेके है, यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाता है। और आंसर आपको पता है, लेड के केस में जब आप 3 से लेड की तरफ बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग इनर एफ सबसेल में होता है, और इनर एफ सबसेल में होने की वजह से इट्स स्क्रीनिंग इफेक्ट इज वेरी वेरी पुअर, और उस पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ता है, और आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ा इंक्रीज कर जाता है। तो एक्सेप्शन ही क्वेश्चन है, ध्यान रखना, एक्सेप्शन ही क्वेश्चन होता है। तो जहां एक्सेप्शन है, जनरल ट्रेंड क्या है? आप सोचिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप सीखे हैं कि डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी घटता है, लेकिन जब आप पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं, एक एक ग्रुप को अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो आपको उसके अंदर का जो एक्सेप्शंस है उस पर ध्यान रखना चाहिए। इस ग्रुप में नीचे वाला जो मेंबर है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी 3 से बड़ा होता है। अब इसके पीछे का लॉजिक फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनर एफ सबसेल होता है। लिखिए जरा सबको, आयोनाइजेशन एनर्जी, डैश देके लिखना इसमें, while moving down the group ionization energy decreases,
ionization energy decreases. But for last member lead, ionization energy slightly increases. Ionization energy slightly increases. This is due to filling of electron in. This is due to filling of electron in inner F subcell. Filling of electron in inner F subcell, which provides poor screening effect. Inner F subcell which provides poor screening effect. So ionization energy slightly increases. Slightly increases. Next is electronegativity. याद रखना, कार्बन, सिलिकॉन है, फिर जर्मेनियम है, टीन है, लेड। जब आप ऊपर से नीचे जाते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, कोई एक्सेप्शन नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, ठीक है, लिख लो ऐसे ही, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला स्लाइड में फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? यस सर। नेक्स्ट है हम लोगों के पास फोर्थ, ऑलरेडी बात हो चुकी है, फिर भी मेटालिक एंड नॉन मेटालिक नेचर। देखिए भाई, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, उसके बाद टीन है और लेड है। आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि डाउन द ग्रुप मेटालिक नेचर इंक्रीजेस, मेटालिक नेचर इंक्रीजेस, तो आप डाउन द ग्रुप बोल सकते हैं कि नॉन मेटालिक नेचर डिक्रीजेस। कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है, कोई ज्यादा है भी नहीं, एकदम इजी कोई। अब आइए थोड़ा एक अच्छे डिस्कशन के लिए आपके पास एक 5 नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर। थोड़ा सोच के बताना कि जो हमारा ग्रुप 14 है वो कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा, या यूं कहो कि कौन कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। +4 +2 +4। वेरी गुड, +2 एंड +4। आप जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं ना, जब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो वो आपके सामने होता है नोबल गैस, साथ में NH2NP2 नोबल गैस होगा, उसके बाद फिर है ना NH2NP2 होगा। थोड़ा हम गलत लिख दिए हैं, ठीक है, हमको इसको ठीक कर देना चाहिए, गलत तो छोड़ नहीं सकते हम। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है नोबल गैस N-1D, N-1D, 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन, फिर होता है NH2NP6, ठीक है, ऐसा। ये D वाला सबसेल जो है वो आपको, D वाला सबसेल जो है वो एटॉमिक नंबर 20 से ऊपर आने से मिलेगा।
20 के बाद 21 के बाद आएगा, इसके 21 के पहले ये आएगा ही नहीं, तो उतना छोड़ दीजिए। लेकिन आपका कन्फिगरेशन यही होता है किसी भी पी ब्लॉक में। NH2NP2 यार, NH2NP2 NP2, हम लोग का काम है यहां सोचना, ठीक है ना। ये हमारा आउटर कन्फिगरेशन है, आउटर कन्फिगरेशन। आउटर कन्फिगरेशन पे अगर आप ध्यान दो तो NH2 है और NP2 है, पूरा का पूरा इनर्ट इफेक्ट आप पढ़े थे। यहाँ पे दो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, आइदर +4 और +2, +4 और +2। अब यहां पे बात करना ये जरूरी है, देखिए +4 का मतलब दो तरीका है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करके आयनिक फॉर्म में कंपाउंड बने जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड करे और कोवलेंट फॉर्म में +4 कंपाउंड बने। तुम्हारे हिसाब से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड आयनिक फॉर्म में बनना ज्यादा अच्छा होगा या कोवलेंट फॉर्म में? कोवलेंट फॉर्म में। हाँ बिल्कुल सही। 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस करना या किसी भी एटम से 4 इलेक्ट्रॉन निकालना एनर्जी कॉन्सेप्ट से काफी महंगा है, 4 इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, तो वो क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके अपने आप को कोवलेंट फॉर्म में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो जनरली जो +4 वाला कंपाउंड बनेगा वो आपके सामने कोवलेंट ही होगा। +2 वाला कोवलेंट आयनिक, ये डिपेंड करता है स्ट्रक्चर के ऊपर, स्टेबिलिटी के ऊपर, दे कैन बी आयनिक, ठीक है। आपको भी समझ में आ रहा, +4 और +2 में कंपैरिजन करेंगे तो +4 वाला ज्यादा कोवलेंट होगा अकॉर्डिंग टू फाइजेंस रूल, और +2 वाला ज्यादा आयनिक होगा अकॉर्डिंग टू फाइजेंस रूल, या लेस कोवलेंट होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। ठीक। अब यहाँ पे बहुत सारा चीज है जो आपको है ना बताया जा सकता है। आप अगर मान लीजिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, Sn और Pb का बात करते हैं तो +4 स्टेबिलिटी क्या बोलते हो, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? डिक्रीजेस। और +2 स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। कौन सा इफेक्ट? इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट से जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, व्हाइल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। आप इतना यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले ले, हम ऑक्सीडेशन नंबर में जो अभी आपको बोले थे कोवलेंट कंपाउंड, इस सब के बारे में कुछ लिखाएंगे, कुछ और भी है वो बताएंगे। हाँ जी लिखिए थोड़ा इसके बारे में, थोड़ा इसके बारे में नीचे लिखिएगा। जनरली ग्रुप 14 एलिमेंट्स forms compound in their +2 and +4 oxidation state, +2 and +4 oxidation state in which stability of +4 oxidation state decreases down the group, stability of +4 oxidation state decreases down the group, and stability of +2 oxidation state +4 की बात नहीं, +4 oxidation state decreases down the group, and stability of +2 oxidation state increases down the group, stability of +2 oxidation state increases down the group, ब्रैकेट में लिखो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट,
फुल स्टॉप, आगे लिखना। जनरली एलिमेंट फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड्स, जनरली एलिमेंट फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड्स in their +4 oxidation state. Generally element form covalent compound in their +4 oxidation state because removal of 4 electron to make ionic compound is energetically not suitable. Removal of 4 electron to form ionic compound is energetically not suitable. Energetically not suitable. अब यहां और आगे सुनिएगा, समझिएगा थोड़ा ध्यान से। जो हमारा कार्बन वो CO2 भी बनाता है और CO भी बनाता है। कार्बन जो है वो CO2 भी बनाता है, CO भी बनाता है। अब तुम ये सोच के बताओ कि इसमें इन दोनों का, आप देखिएगा कितना लोअर क्लास से आप है ना क्वेश्चंस पढ़ते आए हैं। आप कभी इस चीज पे ध्यान दिए हैं कि कार्बन को अगर आप ऑक्सीजन से रिएक्ट कराइएगा तो CO2 बनेगा। कार्बन को अगर आप लिमिटेड ऑक्सीजन से रिएक्ट कराइएगा तो CO बनेगा। लेकिन CO को अगर मौका मिल जाए तो वो फिर से CO2 बनेगा। क्या ये समझा तुम? यस सर। देखो पढ़ाई के लेवल पे अगर हम बात करें तो हम लोग 7, 8, 9 का बात कर रहे हैं। कार्बन एक्सेस ऑक्सीजन CO2, कार्बन लिमिटेड ऑक्सीजन CO, लेकिन CO को मौका मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, तुरंत CO2। लॉजिक समझ में आ रहा? लॉजिक समझ में आ रहा? यहाँ पे कार्बन +4 है, मोर स्टेबल, यहाँ +2 है, लेकिन +2 को मौका मिलेगा +4। क्या बोलते हो, सही है? यस सर। यस सर। तो कारण है इसके पीछे कि विच वन इज मोर स्टेबल, तो ये है भाई मोर स्टेबल एंड दिस वन इज लेस स्टेबल। अब इसी कहानी को कार्बन के जगह पे अगर आप लेड में रिपीट करें तो लेड में बनता है PbO2 और मान लो PbO। तो आपको पता है PbO2 को अगर आप थोड़ा भी हीट कर दीजिएगा ये तुरंत PbO में कन्वर्ट हो जाएगा विथ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। कारण अनस्टेबल है भाई, +4 है, अनस्टेबल है, ये तुरंत अपने आप को +2 में कन्वर्ट करेगा। तो एक ही ग्रुप का दोनों मेंबर है, लेकिन एक के लिए +4 स्टेबल है, एक के लिए +2 स्टेबल है। ऐसा बिल्कुल नहीं बोला जा रहा है कि जिसका +4 स्टेबल है वो +2 वाला कंपाउंड नहीं बनाएगा। ये भी बनता है, आप सबको पता है कि ये भी बनता है। और जिसका +2 स्टेबल है वो +4 नहीं बनाएगा, वो भी बनाएगा। इसका भी आपको पता है कि हाँ ये भी दोनों हो सकता है। लेकिन भाई मौका मिल गया तो चौका मार के अपने मोर स्टेबल फॉर्म में चला जाएगा। बात समझ गए? यस। यह है ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में जो आपके सामने रखा गया। अब इसी के साथ थोड़ा सा एनामलस बिहेवियर देख लीजिए कार्बन का। बिहेवियर कार्बन एक तो +4 मोर स्टेबल, ये है भाई +4 इसका ज्यादा स्टेबल है, ध्यान रखना। कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट एज मोनोमेरिक गैस, ये मोनोमेरिक गैस है। कैन यू एक्सप्लेन दैट कि कार्बन डाइऑक्साइड क्यों है ना मोनोमेरिक गैस है?
सर वो खुद ही स्टेबल है तो किसी के साथ मतलब क्यों कंपाउंड बना के रहेगा? बैक ऑफ डी ऑन नहीं भाई, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड ये बना सकता है ऑक्सीजन के साथ। कार्बन के स्मॉल साइज होने के कारण इसके पास एबिलिटी होता है कि ये पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना के मोनोमेरिक गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करे। आप ऐसे समझिए कि कार्बन एग्जिस्ट एज मोनोमेरिक गैस, बट सिलिकॉन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट एज नेटवर्क सॉलिड। ये नेटवर्क सॉलिड है, कारण सिलिकॉन के केस में आप इस तरह का मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना सकते, पी पाई बॉन्ड नहीं बना सकते। तो आखिर सिलिका अपने आप को स्टेबल कैसे करेगा? वह ऐसे करेगा, देखो सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, ऐसे ही 3 डायमेंशन में सिलिका हर जगह बना लो, और हर जगह सिलिकॉन 4 बॉन्ड तो बनाएगा, लेकिन ऑक्सीजन के साथ मल्टीपल बॉन्ड कहीं नहीं बनाएगा। हर बार हर जगह उधर भी जुड़ा हुआ है, अभी ये रुका नहीं, अभी ये और आगे जुड़ा हुआ है, 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 एंड सो फॉर दिस। तो इस तरह का नेटवर्क सिलिका को बनाना पड़ता है, कारण वो मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा भाई? उसका साइज बड़ा होता है, सिलिका का साइज बड़ा है, इट कैन नॉट बी एबल टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। That's why it have to exist in a 3-dimensional network solid. अरे बालू है यार, बालू, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, सिलिका, करेक्ट है। और कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है ना, हवा में रहता है, गैस है CO2, जबकि दोनों एक ही मेंबर का है, अगल बगल का मेंबर है, पड़ोसी है, लेकिन दोनों के बिहेवियर में ऑक्सीजन के साथ जमीन आसमान का अंतर है। एक को सॉलिड में फॉर्म में रहना पड़ता है, गैस है, तो उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर, यस सर। याद रखिएगा उसको। इसके अलावा देखिए, कार्बन cannot form compound, carbon cannot form compound having covalency greater than 4। कार्बन का कोई भी कंपाउंड आप बना लीजिए, जितना भी आप पढ़े होंगे अभी तक, कहीं से भी खंगाल के निकाल लीजिएगा, कार्बन कैन नॉट फॉर्म मोर देन 4 बॉन्ड्स। 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना सकता कोई भी कंपाउंड। छोटा कंपाउंड, बड़ा कंपाउंड, हल्का कंपाउंड, भारी कंपाउंड, बड़ा कंपाउंड, कुछ भी उठा लो, कार्बन कैन नॉट फॉर्म मोर देन 4 बॉन्ड्स, बट अदर मेंबर्स कैन डू सो। But other members can do so। वो ऐसा कर सकता है, जैसे आप सिलिकॉन को ही लीजिए, ये OH के साथ पानी, OH के साथ ये 6 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, 6 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। आप अगर सिलिकॉन को क्लोरीन के साथ मिलाइएगा, ये 6 बॉन्ड बना सकता है जरूरत पड़ने पर। तो ऐसे केस में आपको ये समझना चाहिए कि हाँ, दे कैन एक्सपेंड इट्स कोवैलेंसी बियॉन्ड 4 से ऊपर, बट कार्बन कैन नॉट एक्सपेंड इट्स कोवैलेंसी ग्रेटर देन 4। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई बता रहा है कि यहाँ पे क्या कोई बता रहा है यहाँ पे सिलिकॉन का हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा? sp3d2। वेरी गुड, sp3d2। तो ये sp3d2 के लिए जो D चाहिए वो तो कार्बन के पास है नहीं ना। sp3d2 के लिए जो D चाहिए वो तो कार्बन के पास है ही नहीं, तो जिसके पास है वो शो करेगा, जिसके पास नहीं वो नहीं करेगा, ठीक है। ये एनएमएलएस बिहेवियर है कार्बन का, सो बी केयरफुल, ध्यान रखिए।
कार्बन के पास कैटेनेशन भी होता है, ठीक है। कार्बन के पास सबसे ज्यादा हाईएस्ट कैटेनेशन है, हाईएस्ट कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। देखिए कार्बन के पास सबसे ज्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करने का एबिलिटी है, हाईएस्ट कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन ड्यू टू विच large number of organic compounds are formed, large number of organic compounds are formed। ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन इसीलिए हो पाता है क्योंकि कार्बन के पास कैटेनेशन शो करने का एबिलिटी है। ये था कुछ एनोमलस बिहेवियर। किसी को कहीं भी कोई दिक्कत है या छूट गया हो, आपके दिमाग में हो कुछ, तो आप नेक्स्ट इसके बाद हम लोगों का डिस्कशन है अबाउट केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी सबसे पहला एकदम आसानी से चलते जाना, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। भाई जो भी हमारे पास इस ग्रुप का एलिमेंट होगा उसको अगर आप ऑक्सीजन से मिलाओगे तो वो EO एंड EO2 टाइप ऑफ ऑक्साइड बनाएगा, दो तरह का ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। क्या तुमको ये पता चल रहा है कि ये कैसे हमको पता चल गया कि EO या EO2 ही बनेगा? +2 और +4। वेरी गुड। तो ऐसे ही दिमाग को इनऑर्गेनिक के लिए, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसे ही अपने दिमाग को है ना इनऑर्गेनिक के लिए तैयार कीजिए। आप केवल केमिकल रिएक्शन याद करने के लिए मेंटली तैयार हो जाइए, बाकी सब कुछ इतना अच्छे तरीके से बेसिक से चलता है ना कि सब ऐसे ही दिमाग में बैठा रहता है। हाँ यही दो बनेगा, ठीक है, EO एंड EO2। एक से एक एग्जांपल है। अब हम इसमें जब लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बन के लिए लिख दिए तो कार्बन का CO एंड CO2, अगला सिलिका का लिख दिए सिलिका एंड SiO2, नेक्स्ट अगला मेंबर लिख दिए तो आपके पास आ गया GeO एंड GeO2 एक्सेट्रा। अगला मेंबर हम लोग के पास हो गया SNO एंड SNO2, नेक्स्ट मेंबर हो गया हम लोग का PbO एंड PbO2। अब इतना मेंबर लिखने के बाद दो रूल, फैजन्स रूल और इनर्ट पेयर इफेक्ट। सब आंसर, इसका जितना भी रीजनिंग क्वेश्चन होगा सबका आंसर यही दो चीज होगा, या तो फैजन्स रूल से उसका आंसर आएगा या फिर इनर्ट पेयर इफेक्ट से आएगा। जैसे अगर हम तुमसे बोल दें कि एक्सप्लेन विच इज मोर एसिडिक, एसिड, बेस, कोवलेंट, आयोनिक, इन सब का आंसर है फैजन्स रूल। जैसे तुमसे हम बोल दें देखो यार CO और CO2 में विच वन इज मोर एसिडिक, तुम ही बोलो भाई कौन एसिडिक, CO एंड CO2 में विच वन, कौन? CO2 इज मोर एसिडिक। कारण क्या है कि वहां कार्बन पे +4 है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, कोवलेंट नेचर ज्यादा है, CO2 इज मोर एसिडिक, करेक्ट ना? तो कोई भी एक हाँ सर एनायन से भी तो उस पे चार्ज ज्यादा है। एनायन नहीं, यहाँ एनायन तो फिक्स है, ऑक्साइड आयन है, सब ऑक्साइड आयन है, O पे -2। तुम सोच रहे हो सयोल शायद कि यहाँ 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन से नहीं होगा, वो ऑक्साइड आयन है। हाँ सर। अब देखो क्या एक जनरल ट्रेंड हमारे दिमाग में आ गया कि मोनोऑक्साइड से ज्यादा एसिडिक डाइऑक्साइड होता है, तो किसी का भी मोनोऑक्साइड से उसका डाइऑक्साइड ज्यादा एसिडिक, किसी का भी मोनोऑक्साइड से उसका डाइऑक्साइड ज्यादा एसिडिक, करेक्ट है? डाइऑक्साइड ज्यादा एसिडिक, ज्यादा कोवलेंट। अब कोई बोल दे कि भाई देखो सब मोनोऑक्साइड लेंगे, सब मोनोऑक्साइड लेंगे, सब मोनोऑक्साइड लेंगे, बताओ कौन ज्यादा एसिडिक?
अब यहां पे हम लोग केटायन के चार्ज पे जाएंगे कि केटायन के साइज पे जाएंगे? साइज पे जाएंगे। तुम्हारे हिसाब से CO मोनोऑक्साइड और सब मोनोऑक्साइड में सबसे ज्यादा एसिडिक मोनोऑक्साइड कौन है? CO। उसका साइज छोटा है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, तो वो मोनोऑक्साइड का कोवलेंट नेचर ज्यादा होगा, एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। आप में से अगर एक भी स्टूडेंट ऐसा हो जिसको मेरी बात नहीं समझ में आ रही होगी, प्लीज से हम लिख देंगे, बिकॉज ये सब पहले पढ़ाया गया है, फैजन्स रूल पे अच्छे से काम किया गया, इसलिए हम बोल बोल के आपसे क्वेश्चन करा रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा आप बोलिएगा, हम ये सब क्वेश्चन लिख देंगे, आप आंसर कर लीजिएगा या हम आंसर बोलते जाएंगे। इसमें इतना ज्यादा क्वेश्चंस है ना कि आप बस अपने आप को इस रूल के लिए तैयार कीजिए। आप क्वेश्चन के लिए अपने आप को तैयार नहीं कीजिए, इस रूल के लिए तैयार कीजिए। क्वेश्चन तो एक से एक। अब देखो, अगर हम सब डाइऑक्साइड पकड़ते हैं तो ऊपर से नीचे जाएंगे सब डाइऑक्साइड, एसिडिक नेचर का क्या होगा? डिक्रीजेस। वेरी गुड। ऊपर वाला ज्यादा कोवलेंट है, ज्यादा एसिडिक है, नीचे वाला कम कोवलेंट है, कम एसिडिक है। तो ये एसिड बेस कोवलेंट आयनिक, ये सब फैजन्स रूल से आंसर। दूसरा, स्टेबिलिटी, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर, इन सब का आंसर इनट पेयर इफेक्ट है। तुमसे पूछते CO अपने आप को CO2 में बदलेगा कि CO2 अपने आप को CO में बदलेगा? CO CO2 में बदलेगा। तो CO अगर अपने आप को CO2 में बदल रहा है तो खुद का कर रहा ऑक्सीडेशन, तो काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। नीचे PbO अपने आप को PbO2 में बदलेगा कि PbO2 अपने आप को PbO में बदलेगा? तो जब ये अपने आप को रिड्यूस करेगा तो काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ये सब क्वेश्चन इनट पेयर इफेक्ट। आई होप सो तुमको मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक, चलिए, ये था ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी। एकदम सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, जरा हैलोजन के साथ देख लो। दूसरा है रिएक्शन विथ हैलोजन, हैलोजन के साथ रिएक्शन। अगर आप इन एलिमेंट्स को हैलोजन के साथ मिलाइएगा तो दो तरह का हैलाइड बनता है, EX2 एंड EX4। EX2 एंड EX4। हमको शायद ये नहीं समझाना पड़ेगा कि EX2 और EX4 ही क्यों बना, समझ गया तुम लोग? यस। और फिर वो सारा चीज जो अभी आप पढ़े थे वो फिर से लग सकता है, ठीक है? डाउन द ग्रुप, स्टेबिलिटी ऑफ EX2 increases then EX4। EX2 का स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ता है देन EX4, ठीक है? और भी नेचर जैसे एसिडिक, कोवलेंट, nature of EX4 is more than EX2 and so on so on। ये सब चीज आप पहले पढ़ रखें। अब एक फेमस क्वेश्चन सुन लीजिए, उसके बारे में आप देखिएगा। फॉर GE, for germanium, GeCl4 is more stable
then GeCl2. But for lead, PbCl2 is more stable than PbCl4. क्या आपको इसका आंसर पता है? Why? Yes, sir. Inert pair effect. बस inert pair effect. This is the answer. ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपके पास रहता है, ध्यान रखिएगा, ये सब चीज आपके पास है। एक और सिंपल सा है रिएक्शन विथ वाटर, वो देख लीजिए। केवल टीन है जो वाटर के साथ रिएक्शन शो करता है। थर्ड है रिएक्शन विथ वाटर। कार्बन जनरली वाटर के साथ रिएक्शन शो नहीं करता, बस टीन है जो पानी के साथ रिएक्शन शो करता है और ये फॉर्म करता है स्टेनस हाइड्रोक्साइड, यहाँ 4 है, along with हाइड्रोजन गैस। स्टेनस हाइड्रोक्साइड along with हाइड्रोजन गैस। इसके अलावा कोई भी है ना पानी के साथ रिएक्शन शो नहीं करता। तो यहां तक आपका केमिकल रिएक्शन था, रख दिया गया सब आपके सामने। वैसे पानी के साथ रिएक्शन करने के लिए आपको एक दो और चीज इसमें हम ऐड कर दें। जनरली जो टेट्राहेलाइड्स होता है वो भी पानी के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, टेट्राहेलाइड्स। टेट्राहेलाइड्स can react with water except कार्बन टेट्राहेलाइड। अगर आप कार्बन टेट्राहेलाइड को छोड़ दें तो बाकी जो भी टेट्राहेलाइड्स है वो पानी के साथ रिएक्शन शो करता है। टेट्राहेलाइड्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम एलिमेंट के बारे में नहीं बात कर रहे। एलिमेंट में केवल स्टेनस टीन जो है वो पानी के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन टेट्राहेलाइड्स में जितना भी मेंबर्स है सबका टेट्राहेलाइड्स पानी के साथ रिएक्शन शो करता है एक्सेप्ट कार्बन। अब ऐसा क्या हो गया कि कार्बन वाला रिएक्ट नहीं करता, बाकी सब करता है? तो थोड़ा सा देख लो। देखो, मान लो हम लोगों के पास सिलिकॉन का टेट्राहेलाइड है। सिलिकॉन का टेट्राहेलाइड जब पानी के साथ रिएक्शन शो करता है तो पानी में जो ऑक्सीजन का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सिलिकॉन अपने खाली डी ऑर्बिटल में रखता है। वेरी इंटरेस्टिंग। सिलिकॉन को जब पानी का ऑक्सीजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है तो सिलिकॉन के पास खाली डी ऑर्बिटल है, वो इसमें इलेक्ट्रॉन को रख लेता है और रखने के बाद एक क्षण के लिए हम आपके सामने थोड़ा एक फिगर बनाएं जो थोड़ा गलत भी है। ये बॉन्ड आपके सामने दिखता है। एक ही क्षण में होता ऐसा है कि एक क्लोरीन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके हट जाता है और यहां पे ऑक्सीजन प्लस हटाने के लिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो आप ऐसा मानो कि अब आपको एक OH दिखाई देगा और 3 Cl दिखाई देगा। क्या समझ पाए यहां से यहां तक सब कोई? तो लास्ट देखो, जब ये ऑक्सीजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के खाली ऑर्बिटल में भेज दिया तो सिलिकॉन को 8 के जगह 10 इलेक्ट्रॉन मिल गया। पहले देखो 8 था ना, 2 2 4 2 6 2 8, 8 के जगह 10 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो वो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, ज्यादा हो गया, तो नहीं रखेगा, बोले नहीं भाई हमको 8 ही चाहिए। तो क्लोरीन अपना एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके हट जाता है। अब ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन देने से जो प्लस था उस प्लस के हटाने के लिए वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। 2 जगह हो रहा है, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके हट रहा है और ऑक्सीजन अपना प्लस हटाने के लिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। दोनों को ओवरकम कीजिएगा, ये बन जाएगा। ये जो हमारा Cl है, ठीक है, ये हाइड्रोजन के साथ मिलके बना दिया एक HCl, समझे? यस सर।
अब इसी प्रोसेस को तुम 3 बार रिपीट कर लो, 3 पानी मॉलिक्यूल एक एक करके ऐसे ही जुड़ जाएगा और मेरे पास बन जाएगा सिलिकॉन के साथ चारों जगह OH OH OH। अब आप सुनिए रीजनिंग क्वेश्चन जो ऊपर लिखा हुआ लिखा है क्या, टेट्राहैलाइड्स कैन रिएक्ट विद वाटर एक्सेप्ट कार्बन टेट्राहैलाइड। अच्छा कार्बन टेट्राहैलाइड क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा, बाकी सब रिएक्ट कर रहा है तो कार्बन टेट्राहैलाइड क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा है? वेरी गुड। पहला स्टेप शुरू होने के लिए इस मेटल के पास जो भी हमारा एलिमेंट था उसके पास खाली डी ऑर्बिटल चाहिए, कार्बन के पास वो डी ऑर्बिटल नहीं, और उसी डी ऑर्बिटल के अभाव में रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होता तो आगे रिएक्शन होता भी नहीं। ठीक है, तो ये स्टेप तभी होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ empty d orbital. This state can take place, but not in carbon. ये कार्बन में नहीं हो सकता, इसलिए कार्बन टेट्राहैलाइड रिएक्ट नहीं करता। कहीं किसी को डाउट समझने में? चलो कंफर्म करो, आज का क्लास ओवर करते हैं।